हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा नीतियाँ अपनाई गई थी उनको संक्षेप में हम यहाँ पे देखेंगे। तो जितनी भी नीतियाँ अपनाई गई हैं उनकी स्टडी करना शुरू करते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियोस की स्टडी नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टडी के नाम से, लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप सारी स्टडी कर सकते हैं। और हमने जो स्टडी करनी स्टार्ट की थी वो प्राचीन इतिहास से, और करते करते अभी हम आधुनिक इतिहास पर आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं शिक्षा नीति के बारे में। क्लाइव शिक्षा व्यवस्था के संबंध में कोई विशेष योगदान नहीं कर सका था। तो क्लाइव से शुरुआत होती है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने फारसी और अरबी के अध्ययन के लिए कलकत्ता में मदरसा बनवाया था। तो पहला जो मदरसा स्थापित हुआ था वो किया गया था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। सन 1791 में डंकन ने बनारस के संस्कृत विद्यालय बनवाए। तो इसके बारे में तो प्रश्न काफ़ी बनता है। बनारस के संस्कृत विद्यालय बनवाए थे डंकन ने। सन 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि 1802 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। इसके बाद 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा 1 लाख रुपए विद्या प्रसार, साहित्य पुनरुद्धार तथा विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए दिए गए। सन 1817 के पश्चात पाश्चात्य ज्ञान और मानवता की शिक्षा के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। इसके अतिरिक्त कलकत्ता, बनारस और आगरा में 3 संस्कृत कॉलेज खोले गए। तो 1823 में लोक शिक्षा समिति का गठन 3 मुद्दों पर सुझाव के लिए मैकाले की अध्यक्षता में बनाया गया। शिक्षा पाश्चात्य हो या प्राच्य हो, इसको लेकर। नंबर 2 था शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या देशी भाषाओं का हो। नंबर 3 है उद्देश्य जन शिक्षा हो या नहीं। नीति में जन शिक्षा को अस्वीकार किया गया और विप्रवेशन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत अपनाया गया, जिसे हम कहते हैं वो क्षण के शिक्षा नीचे वर्ग तक पहुंच सके। फरवरी 1800 निस्यंदन का सिद्धांत भी इसी को बोला जाता है। यहाँ दिया नहीं है। निस्यंदन मतलब कि क्षण के शिक्षा, ऊपरी वर्ग को हम शिक्षित करेंगे और उनके माध्यम से निचले वर्ग को शिक्षा मिल सके। इसे डाउनवर्ड या निस्यंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। फरवरी 1835 में मैकाले ने अंग्रेजी भाषा, साहित्य, सामाजिक एवं पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेजी में प्रसार करने की संस्तुति दी, यानी प्रस्ताव दिया। इसके बाद 1835 में बेंटिक ने मैकाले का दृष्टिकोण मान लिया तथा यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करने के लिए ही सरकार की सभी आर्थिक सहायता देने की बात कही। सन 1844 में सभी सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इस निर्णय के पीछे अंग्रेजों की प्रशासनिक आवश्यकता जिम्मेदारी थी, क्योंकि मध्यस्थ स्तर पर भारतीयों की नियुक्ति आवश्यक थी। मतलब अपने जो कार्य उनको अपना करवाना था उनके लिए सहायक की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करना आरंभ किया ताकि उनका काम निकल सके। भारत में जन कल्याण हेतु इन्होंने शिक्षा का प्रसार नहीं किया था। इन्होंने अपनी सुविधा के लिए भारतीयों को शिक्षित बनाने का प्रयास किया।
सन 1854 में चार्ल्स वुड के सुझाव आए, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट किसे कहते हैं, इस पर बहुत प्रश्न बनता है। 1854 का चार्ल्स वुड, इसे जो सुझाव दिया गया था, इसे ही मैग्ना कार्ट, शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहा गया। फिर सुझाव देखते हैं। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार कला, विज्ञान, दर्शन तथा साहित्य, वर्नाक्यूलर देसी भाषा साहित्य पर आधारित प्राथमिक स्कूल प्रत्येक प्रांत में हो, और 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 1857 ईस्वी में अस्तित्व में आए। तो 3 विश्वविद्यालय सर्वप्रथम बने थे, जो कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में स्थापित हुए। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की भी स्थापना हुई। स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया। हंटर शिक्षा आयोग का सुझाव। तो हंटर शिक्षा आयोग के जो सुझाव है वो बहुत महत्वपूर्ण थे। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास के लिए सुझाव दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड, एक तो साहित्यिक शिक्षा और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा। महिला शिक्षा के विकास की बात कही गई, और 1882 में पंजाब और 1857 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुए। तो कब कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, इसके बारे में भी काफ़ी प्रश्न बनता है। तो 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तो बहुत ही पुराना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सन 1902 में सर थॉमस रैले आयोग के नेतृत्व में विश्वविद्यालय आयोग की गठन हुआ। तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी शोध के लिए लेक्चरर और प्रोफेसर की नियुक्ति, उप सदस्यों की संख्या न्यूनतम 50 तथा अधिकतम 100 होगी। उप सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, और अशासकीय कॉलेजों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया। इसके बाद आया सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव। तो इसने 12 वर्षीय स्कूलों के बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की बात कही थी। 3 वर्षीय स्नातक डिग्री की व्यवस्था का सुझाव और ऑनर्स की अलग से व्यवस्था थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था। अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की स्थापना के सुझाव दिए, और विश्वविद्यालय को व्यावसायिक कॉलेज खोलने का भी सुझाव 1929 में हार्टोग समिति ने दिया था। तो हार्टोग समिति के सिफारिश देख लेते हैं। यहाँ पे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए बाध्यता थी। प्राथमिक शिक्षा में सुधार एवं एकीकरण की नीति की संस्तुति थी। ग्रामीण अंचल विलेज के विद्यार्थियों को वर्नाक्यूलर, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें, हाँ, तो यहाँ पे था ग्रामीण अंचल के विद्यार्थियों को वर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल स्थापित स्तर पर रोककर उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था थी। केवल सुयोग्य छात्रों के लिए ही विश्वविद्यालय की व्यवस्था थी। मूल शिक्षा की वर्धा योजना हम देख लेते हैं, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनता रहता है। सन 1937 में गांधी जी के पत्र हरिजन में प्रस्तावित शिक्षा योजना को वर्धा योजना कहा गया था। योजना का मूल उद्देश्य हस्त उत्पादक कार्य था, जिससे शिक्षकों के वेतन का भी प्रबंध हो जाता। इस योजना में विद्यार्थियों को 7 वर्ष तक मातृभाषा में अध्ययन करना था। योजना पर 1947 के बाद ही विचार हो सका। शिक्षा की सार्जेंट योजना, केंद्रीय शिक्षण मंत्रणा मंडल ने एक राष्ट्रीय योजना तैयार की। योजना में प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों
विद्यालय स्थापित करने एवं 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त 11 से 17 वर्ष तक के लिए 6 वर्ष की और शिक्षा की व्यवस्था थी। तो ये मुख्य शिक्षा की योजनाएं हैं। एक बार देख लेते हैं आधुनिक भारत में गठित किए गए शिक्षा आयोग और उसका गठन वर्ष एक बार शॉर्ट में सब देख लेते हैं। जेम्स टॉमसन प्लान जो कि 1843 में ये गठित हुआ, यह देशी भाषा द्वारा ग्रामीण शिक्षा की विस्तृत योजना थी। अंग्रेजी भाषा केवल कॉलेज तक सीमित रह गई थी तथा एक शिक्षा विभाग का गठन किया गया। फिर आ जाता है वुड डिस्पैच जिसका कि गठन हुआ था 1854 में। कंपनी के अधीनस्थ 5 प्रांतों में जन अनुदेश के लिए एक विभाग खोला जाएगा तथा कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसमें उच्च शिक्षा का सबसे अच्छा माध्यम अंग्रेजी बताया गया। और परिणाम क्या हुआ इसका? 1855 ईस्वी में जन अनुश्रुति विभाग तथा 1857 में कलकत्ता, मद्रास व बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई इसके माध्यम से। फिर आ जाता है हंटर शिक्षा आयोग जिसकी स्थापना 1882 से 83 के मध्य हुई थी। इसकी सिफारिशें प्राथमिक तथा मध्य शिक्षा तक ही सीमित थी। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में हो, निजी प्रयासों को अधिनियम प्रोत्साहन, नारी शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध का निर्देश था। प्राच्य ज्ञान के अलावा भारतीय व प्राच्य भाषाओं के पठन पाठन में विशेष रुचि देखने का मिली और 1882 में पंजाब व 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। फिर आ जाता है रैले आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 1902 में। इसकी सिफारिशें विश्वविद्यालय शिक्षा तक सीमित थी। विश्वविद्यालय को अध्ययन व शोध के लिए प्राध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए। गवर्नर को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दिया गया और इसका परिणाम निकला। इस आयोग की संस्तुतियों के मद्देनजर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया जिसमें विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिए गए। फिर आ जाता है सैडलर आयोग जो कि सन 1917 से 19 तक रहा। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा के लिए स्वायत्ततापूर्ण संस्थाओं की स्थापना तथा व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया और परिणाम क्या निकला? 1912 ईस्वी में 1916 के बीच मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय खोले गए। फिर आ जाता है हार्टोग समिति। इसकी स्थापना 1929 में हुई। इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया परंतु शीघ्र प्रसार अथवा अनिवार्यता की नीति की निंदा की। इसने सुधार व एकीकरण की नीति की सिफारिशें दी। इसके बाद आता है सर्जेंट योजना। सर्जेंट योजना 1944 में स्थापित हुआ। इस योजना ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की। 6 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए व्यापक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करने के लिए कहा। इस योजना के तहत उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त कर देनी थी और परिणाम निकला। यह सिफारिश महत्वपूर्ण थी पर इन्हें तात्कालिक स्थिति में लागू करना असंभव था। फिर आ जाता है राधाकृष्णन आयोग। इस पर काफ़ी क्वेश्चन बने हैं नेट में। तो 1948 से 49 इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। इस आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय से पूर्व 12 साल का अध्ययन होना चाहिए। सामान्य शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिए। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन होना चाहिए और परिणाम क्या निकला? तो 1953 ईस्वी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया यानी यूजीसी का गठन हो गया। फिर आ जाता है कोठारी शिक्षा आयोग 1964। इस आयोग ने शिक्षा
पद्धति के लचीलेपन की आवश्यकता पर बल दिया, कार्य अनुभव और शैक्षिक नैतिक शिक्षा पर बल दिया, कार्य अनुभव तथा नैतिक शिक्षा पर बल दिया। और परिणाम आया इसका, इस आयोग की सिफारिशें को मद्देनजर रखते हुए 1968 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपको डिस्क्रिप्टिव स्टडी करनी है तो आप डिस्क्रिप्टिव हिस्ट्री, डिस्क्रिप्टिव स्टडी की प्लेलिस्ट खोल लीजिए। इसमें 72 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।